अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। शायद कहना ये गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सबसे सख्त तरीन रद्द अमल जो कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी किसी ने प्रीएम्प्ट नहीं किया था और सोचा नहीं था, वो आ गया है। DGISPR की आज की जो तहलका खेज प्रेसर थी उसमें पहली दफ़ा वन ऑफ इट्स काइंड ये अनप्रेसिडेंटेड है कि DGISPR ने नाम लिया है बाकायदा तौर पर और बताया है कि ये सारा कुछ जो बेसिकली जो बात हो रही है, इससे पहले भी कई सारी जो प्रेसर्स थी, हम वहाँ पर क्योंकि ख़ुद भी बाज़ाब्ता कई अटेंड की हैं तो वहाँ मौजूद भी होते हैं, तो इवन जो ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती हैं उसमें किसी का नाम एक्सप्लिसिटली नहीं लिया जाता। लेकिन ये पहली दफ़ा वन ऑफ इट्स काइंड है कि जब इमरान खान का बाकायदा नाम लेकर, बानी PTI का बाकायदा नाम लेकर सिक्योरिटी थ्रेट उनको करार दिया गया है पाकिस्तान के लिए। इस हद तक बात आगे बढ़ी कि कहा यह गया है कि इवन जो पिछले जितने भी जो भी लीडरान रहे हैं, चाहे वो PMLN से हों, पीपल्स पार्टी से हों, कोई भी उस तरह से किसी ने वो काम नहीं किया जो कि बानी PTI कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंटली ये दो बातें हैं कि ये जाहिर है, एक तो फितरी तौर पर ये जो रिएक्शन था ये इमरान खान साहब से जब उनकी अहलिया उस्मा खान की मुलाकात हुई थी ट्यूसडे के रोज़ 4 हफ्तों के वक्फे के बाद, उसके बाद जो खान साहब के अकाउंट से ट्वीट हुआ था और जो उसमें ख़ास तौर पर जो आर्मी चीफ के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की थी और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई थी उसी ज़बान में मुखातिब अब इमरान खान साहब को किया गया है। इम्पॉर्टेंटली जुमे को यानी कि आज के रोज़ ये प्रेसर हुई है और ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एक मच एंटिसिपेटेड नोटिफिकेशन था CDF का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए, आर्मी चीफ के लिए, उसके फौरी बाद उसके अगले रोज़ ही ये जो प्रेसर जो है ये सामने आई है। तो यानी कि व्हेन द आर्मी हैज़ फेल्ट कि दे आर अलॉट मोर कंफर्टेबल, उन्होंने तब ये वाली जो है प्रेसर एक इमरान खान साहब को एक बड़ा जैसे कहते हैं ना सख्त तरीन जवाब दिया है। ना सिर्फ उनको बल्कि पख्तूनख्वा में जो PTI हुकूमत है उनको भी खासा आड़े हाथों लिया और जो गम गुस्सा था, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो या अल्फाज का चुनाव हो, ये कहना गलत नहीं होगा कि बिल्कुल किसी तरह का कोई लिहाज नहीं रखा गया और हर तरह से जो एक आउटपोर था, जो ये गुस्सा था, वो नुमाया तौर पर नज़र आ रहा था। बड़े सारे सवालात नाज़रीन अब हैं। आई विल ऑल्सो टेक यू थ्रू कि जो गुफ्तगू हुई है वो नुकाती एक शक्ल में आपको दिखाते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट जो टेक अवे पॉइंट्स थे आज इस तहलका खेज प्रेसर के वो क्या क्या थे। और जाहिर है अब ज़रूरी सवाल ये आ जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या कोई ऑप्शन बचा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी तरह से अब रिकनसाइल कर सकती है? क्या अब कोई वापसी PTI अपनी सियासी एरेना में कर सकती है या नहीं कर सकती? ये बहुत ज़रूरी सवाल आते हैं और एक डिस्कनेक्ट भी नज़र आता है हुकूमती जो सतह है उसके ऊपर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आई वुड टेक यू थ्रू DGISPR's प्रेसर और उसमें जो ज़रूरी टेक अवे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखते चलिएगा नाजरीन। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस और बात यहाँ से शुरू होती है कि मनफी बयानिए के खात्मे की ज़रूरत है। एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन चुका है, एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है, एक शख्स समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, अवाम और पाक अफवाज में दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे, आपकी सियासत और शोबदाबाजी का वक्त ख़त्म हो चुका है। DGISPR तमाम सियासी जमातों को की इज़्ज़त करते हैं, हम किसी सियासी जमात का झंडा लेकर नहीं चलते, मुसल्लह अफवाज की क़यादत को निशाना बनाने वाले कौम के खैरख्वाह नहीं। DGISPR एक जहनी मरीज़, इमरान खान साहब को जहनी मरीज़ भी करार दिया गया नाजरीन। एक जहनी मरीज़ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहा है। भारतीय मीडिया पर नौरीन नियाज़ी मुल्क को कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी भारतीय मीडिया पर दिखाई जाती है DGISPR। और नाजरीन इस मामले पे हमने इवन पिछले हफ्ते भी आप तमाम के सामने ये बड़ा बर वक्त बताया था कि जो ये इंडियन और अफगान मीडिया पे, ख़ास तौर पे भारतीय मीडिया के इंटरव्यूज़ हैं, ये PTI के लिए बड़े भारी पड़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। और यही कुछ आप देख रहे हैं आप साथ साथ भी। मज़ीद मामला इसलिए भी इंटेंसिफाई हो गया है क्योंकि इमरान खान के जो ट्विटर से, जो एक्स अकाउंट से जो ट्वीट हुई है और गोइंग फॉरवर्ड 9 मई को GHQ पर हमला करने वाले भी यही लोग थे, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले भी यही लोग थे। इक़्तिदार मिलने पर खुश, इक़्तिदार से निकलने पर आमरीत के इल्ज़ामात लगाता है। ये गद्दार शेख मुजीबुर रहमान से भी मुतासिर है, गद्दार तक कह डाला, ये DGISPR का कोट है। इस जमात के पैरोकार भारतीय मीडिया को मुसलसल मनफी मवाद फराहम करते हैं। जहनी मरीज़ की मंतक के मुताबिक 6 और 7 मई की रात को भारत पाकिस्तान को फतह कर चुका होता। DGISPR इस शख्स ने पाकिस्तान की तरसीलात ज़र बंद करने का कहा, आवाम को बिजली के बिल न जमा कराने की तरगीब दी। ये सारे नाजरीन पुराने बयान आते हैं इमरान खान के जब वो धरना दिया करते थे। ये शख्स IMF को कहता है कि पाकिस्तान को कर्जा न दें। DGISPR
ये तो पेशावर में खारजियों का दफ्तर खुलवाना चाह रहे थे, बातचीत का बुखार इनको बहुत पहले से था। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वालों से हम क्या बात कर सकते हैं। सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। ये आज भी लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ होने के लिए कहते हैं। DGISPR फौज के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमने अपने से 8 गुना बड़ी फौज के सामने खड़े होकर दिखाया। भीख से सिक्योरिटी नहीं मिलती, अगर मिलती तो गजा और लिबिया का ये हाल ना होता। DGISPR ज़रा दहशतगर्दों के आगे तुम तो आओ, तुमने अपने बेटों को तो बाहर मुल्क में रखा हुआ है, ज़रा खड़ा तो करके उन्हें दिखाओ ख्वारिज के आगे, भिजवा अपनी औलाद को फौज में। DGISPR आइन और कानून के मुताबिक सियासतदानों को इलेक्शन लड़कर हुकूमत बनाने का हक दिया हुआ है। गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का होता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के ऊपर एक टोला मुसल्लत है, इसको कोई परवाह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मुकद्दर के साथ खेला जा रहा है। DGISPR इवन पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो PTI लेड है उसको भी आड़े हाथों लेते हुए। और नाजरीन इसमें एक बड़ा वाज़ेह तौर पर जाहिर है सवाल जो सबसे $1 मिलियन सवाल है अब इसके बाद, वो ये है कि व्हाट नेक्स्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या कोई कमबैक का ऑप्शन बचा भी है या नहीं बचा है। इसी प्रेशर में जब पाबंदी लगाने के हवाले से बात की गई तो उस पे भी ये कहा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कि हम ये जो एम्बिट है ये हुकूमत का एम्बिट है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या हुकूमत क्या इसके ऊपर कुछ सोचेगी या कोई सोच विचार करेगी, क्या इस तरफ भी जाया जा सकता है। ऑब्वियसली दिस मीन्स फर्दर ट्रबल फॉर द इंटायर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और एक डिस्कनेक्ट जिसकी मैं आपसे एक बात जो कर रही थी, फैसल वाडा साहब नाजरीन, सेनेटर फैसल वाडा जो कि पिछले दिनों खासे एक्टिव नज़र आए, सख्त तरीन बयानात देते हुए नजर आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान के खिलाफ। जब से उन्होंने ये जो ट्वीट थी ट्यूसडे के रोज़ जो उन्होंने अगेंस्ट द आर्मी और अगेंस्ट द आर्मी चीफ की थी, तो फैसल वाडा साहब ने बहुत सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा अगर आप फ्रंट फुट पर आके खेलेंगे तो ना फ्रंट बचेगा ना फुट बचेगा। इस हद तक उन्होंने बात की। ज़बान को पता नहीं जूते का सोल बना दिया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। अब वो इस बात पे क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं। फैसल वाडा सेनेटर इंडिपेंडेंट भी लिख डाला है उन्होंने अपने एक्स के प्रोफाइल में। और ये पढ़िएगा नाजरीन, ये जो आप साथ साथ देख भी रहे हैं। मैंने कहा था रियासत बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क दुश्मनों के कुछ सवालात के जवाबात खुद ठोक बचा कर देगी। मैंने कहा था फौज और इसके सिपह सालार पर बात करने पर जबान से जूते की सोल बना दी जाएगी, लेकिन रियासत के जवाब से पता चल गया कि जूते की सोल तो बहुत छोटी चीज़ है। रियासत ने वाज़ेह तौर पर बता दिया जो मुल्क और इसके फौज के खिलाफ है वो दुश्मन का बयानिया लेकर चल रहे हैं और वो गद्दारी के जुमरे में हैं। जब तक मेरा सियासी बाप था वो वजीर आज़म था, अब बिन बाप के लावारिसों और सड़क छाप का बाप जेल में है और गद्दारी के जुमरे में आ गया। ये क्या है तहरीक इंसाफ ने मंसूबे के तहत इंडिया, ये किया है तहरीक इंसाफ ने मंसूबे के तहत इंडिया और अफगानिस्तान से मिलकर, जो मैं आपको बहुत अरसे से बता रहा था। सीधी और आसान ज़बान में रियासत ने दुश्मन, दहशतगर्द और मुल्क को अदम इस्तेकाम पहुँचाने वालों को गद्दार डिक्लेयर किया है और सीधी और क्लियर ज़बान में बताया है कि अब पाकिस्तान, इसकी रियासत, इसकी फ़ौज और इसके सिपह सालार के बारे में कोई बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लित्तर छितर और डंडा परेड का आगाज़। फैसल वाडा साहब इसका क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं नेचुरली, क्योंकि उन्होंने इतना ही सख्त रद्द अमल दिया था इस प्रेशर से कई रोज़ पहले। उनकी बात सही साबित हुई और वाकई जो रद्द अमल बाकायदा फ़ौज की तरफ से भी आया है वो भी उतना ही सख्त है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब अब से कुछ रोज़ पहले डिफाई कर रहे थे कि इतना कोई सख्त रद्द अमल नहीं है। तो क्या PMLN के कुछ लोग, कुछ सिटिंग वुज़रा एक डिस्कनेक्ट में रह रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने उल्टा फैसल वाडा साहब पे कहा था कि आप बिला वजह एक्साइटेड हो रहे हैं, आपको किसने कहा है? सुनिएगा उन्हीं की अपनी ज़बानी के एक शो में उन्होंने जो बात की थी अगेंस्ट फैसल वाडाज रिएक्शन जो उन्होंने इमरान खान साहब की ट्वीट के बाद दिए थे। यहाँ तक वाडा साहब की इस्टेब्लिशमेंट की तर्जमानी करने का तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास कोई इख्तियार है। वाडा साहब मेरा ख्याल है कि अपने तौर पे ही उन्होंने चौके छक्के मारने शुरू किए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी तरफ से ये कहा गया होगा कि आप ऐसी जो है वो बात करें या इस किस्म का कोई तसर दें। जी नाजरीन, और ज़ाहिर है वक्त जो है वो हर किसी को सही या गलत साबित करने में बेहतरीन टूल होता है। वक्त ने साबित किया कि फैसल वाडा साहब की बात, हम उनकी तर्ज सियासत से इख्तलाफ करें, उनके साथ इत्तेहाद करें, वो हर किसी की अपनी चॉइस है, लेकिन बात उनकी सही साबित हुई है। और राना सनाउल्लाह साहब की जो बात थी कि वो अब खुद एक्साइटेड हो रहे हैं, वो अनफॉर्चुनेटली फॉर सम पीपल इन द PMLN गलत साबित हुई है। तो क्या ये डिस्कनेक्ट है? इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। गरीदा फारूकी साहिबा हमें ज्वाइन करती हैं प्रोग्राम में तमाम तर मामले पे एक बहुत लर्नड ओपिनियन, और ज़ाहिर है क्योंकि फ़र्स्ट हैंड इस पूरे प्रेसर में भी थी और तमाम तर मामले पे एक अपना आपका जर्नलिस्टिक व्यू, सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन, वार्म वेलकम गरीदा साहिबा। और शेर अली अरबाब साहब नाजरीन, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। एंड आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस ऑन रिकॉर्ड कि शेर अली अरबाब साहब, पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साथ साथ मैं ये भी अर्ज करना चाहती हूँ कि बहुत कम लोग हैं फ्रॉम योर पार्टी हु आर विलिंग टू रिप्रेजेंट द पीटीआई आफ्टर ये टुडेज सर्कमस्टांसेस। तो मैं आपको बहुत आपका इसलिए खुसूसी शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, और एटलीस्ट ये कि वी वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू कि आप क्या वे फॉरवर्ड समझते हैं। खुश आमदीद आपको। और बैरिस्टर दानियाल चौधरी नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात व नशरियात, अपनी पार्टी के तमाम तर मौक़िफ़ के साथ हमें जुड़ते हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद बैरिस्टर साहब। आई ब्रिंग दिस टू यू फर्स्ट, आप अगर इस पर थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव लाएँ। गरीदा साहिबा, क्या आपका क्या ख्याल है कि अब कोई आगे कोई वे फॉरवर्ड, कोई रोड मैप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या है, या मज़ीद जो ट्रबल है वो बढ़ सकती है? क्योंकि जैसे आज एक पाबंदी की भी एक बात हुई, उस पर उन्होंने फरमाया कि ये हुकूमत का एम्बिट है। क्या इस तरफ भी जाया जा सकता है, या अभी भी कोई आप समझती हैं कि कुछ रिकन्सिलिएशन हो सकती है, कम बैक कर सकती है पीटीआई? बहुत शुक्रिया मोना आलम साहिबा अपने प्रोग्राम में आज दावत देने के लिए, और फॉर द काइंड वर्ड्स। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बेशुमार लोग देखते हैं, तो वो एजुकेट भी होंगे इससे और समझने की कोशिश भी डेफिनेटली इससे करेंगे। देखिए, एक तो हमें ये चीज वाज़ेह कर लेनी चाहिए, रिकॉर्ड की दुरुस्ती कर लेनी चाहिए कि फौज ने, रियासत के इस इदारे ने इससे पहले जीएचक्यू के जरिए, आईएसपीआर के जरिए इस तरह से पाकिस्तान में किसी भी सियासी शख्सियत के खिलाफ इतने शदीद इल्जामात, और जाहिर है इन इल्जामात के पीछे सबूत भी मौजूद हैं। डीजी आईएसपीआर कभी भी, वो तो भारत के खिलाफ सबूतों के साथ बात करते हैं। भारत को नाक को चने चबा दिए थे डीजी आईएसपीआर जब हर चंद घंटे के बाद, बल्कि हर आधे घंटे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते थे। तो सियासी शख्सियत पाकिस्तान में जिसका वोट बैंक चले जितना भी है, थोड़ा बहुत है बट कम से कम मौजूद तो है ना, उनके खिलाफ, सबूतों के खिलाफ बात नहीं करते। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है और इसको बहुत संजीदगी के साथ लेना चाहिए, ना सिर्फ वफाकी हुकूमत को। ये बात अब सिर्फ बयानिए की, या बात अब सिर्फ मजम्मत की, या बात अब सिर्फ सियासी बयानात देने की नहीं है। Now the ball is in federal government's court. Now the ball is in शहबाज शरीफ की हुकूमत की कोर्ट. Now the ball is in नवाज शरीफ की कोर्ट। कि फौज ने अपना मुकदमा रख दिया है। देखिए, फौज है आइन और कानून के ताबे, उसने उठ के फैसले तो नहीं करने ना, उसने अपना मुकदमा अवाम के सामने रख दिया है। फौज की सबसे बड़ी ताकत है अल्लाह के बाद अवाम। तो अवाम के सामने अपना मुकदमा रख दिया है, और अवाम की अदालत में जो जज और ज्यूरी होते हैं, दैट इज हुकूमत वक्त। अवाम खुद निकल के सड़कों पे तो फैसला नहीं कर सकते ना, किसी डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। तो अब हुकूमत को यहाँ पर फैसला करना है कि आपने पीटीआई पर पाबंदी लगानी है कि नहीं लगानी। नहीं लगानी तो क्यों नहीं? क्योंकि डीजी आईएसपीआर, फौज कह रही है, आईएसपीआर कह रहा है, एंड आईएसपीआर रिप्रेजेंट्स नॉट जस्ट फौज, it represents the entire armed forces of Pakistan, and it represents the chief of defense forces, जो अब तीनों फोर्सेस के चीफ हैं। तो ये तीनों अफवाज का मुतालबा है, उनका एक मुकदमा है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं पिछले कई सालों से कहती चली आ रही हूँ कि इमरान खान का ये तर्ज सियासत, पीटीआई का ये तर्ज सियासत खत्म शुद्ध है। तो आज अफवाज पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि इनकी सियासत खत्म हो गई है अगर ये इस तरह से करेंगे। कल फेडरल गवर्नमेंट के वजीर वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सो एक तो हमें बहुत वाज़ेह तौर पे इसको सामने रखना है, इसको समझना है कि ये सिर्फ एक दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस या सिर्फ ये मीडिया का, सोशल मीडिया का चंद घंटों का, चंद दिनों का फॉर्डर नहीं है। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अगर एक शख्स, उसका बयानिया, एक जमात उसका बयानिया बन रहा है, तो फिर हुकूमत ने क्या करना है? अब क्या करना है? मैं आपकी बात से ये इंटरप्रेट कर पा रही हूँ, आपने बहुत एक जाहिर एक पूरी चीज को आपने लॉजिकली हर चीज को बताया कि व्हाई डू यू थिंक सो, और फिर आपने उसकी एक रीजनिंग दी। आप ये समझती हैं कि पाबंदी भी लग जानी चाहिए, सो मच सो कि हुकूमत अगर अभी भी ना लगाए पाबंदी, आयद ना करे पाबंदी पीटीआई पर, तो उनको भी कुछ जस्टिफाई करना चाहिए कि अब भी क्यों नहीं लगा रहे। सो इन योर एप्रिसिएशन, ये पाबंदी के भी अब लगने के जुमरे में ये बड़ी ये फिट होते हैं ये पीटीआई? मोना, आपका सवाल बहुत अहम है। मैं उसूलन किसी भी शख्स पे, किसी भी गिरोह पे, किसी भी जमात पे पाबंदी लगने के खिलाफ हूँ। लेकिन अगर रियासत उसको नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट डिक्लेयर कर रही है, तो फिर डेफिनेटली मुलाकातों पर पाबंदी होनी चाहिए। अगर वो मुलाकातें सियासत के लिए, बल्कि सियासत ही नहीं,
जी। मनफी सियासत के लिए या पाकिस्तान के रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, तो ऐसी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए। और हाँ। क्यों नहीं बंद करते इनका सोशल मीडिया? मैं पूरे सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही। जो पीटीआई का ट्विटर अकाउंट है, जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट है, हुकूमत के पास ये फैसिलिटीज मौजूद हैं, ये सब कुछ मौजूद है, आपके पास ये टेक्नोलॉजी सब कुछ मौजूद है। ये क्यों यूट्यूब पे चल रहे हैं वो तमाम बाहर बैठे हुए भिगोड़े, जो कि अजीबो गरीब किस्म का ऑल फॉल जो है वो बकते चले जाते हैं। माजरत के साथ मैं आपके प्रोग्राम में नेशनल टेलीविजन पे ये लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन यही करते हैं वो सब कुछ। तो ये क्यों, ये इजाजत क्यों है? ये बंद क्यों नहीं होता यूट्यूब पे? इनके चैनल्स, इनके ब्लॉग क्यों नहीं और होते? आप आपका जमात पे कहाँ भी है इतना पाबंदी की, अरबों आप का एक तरह बजट से आप आपका हिमायत जाता कर है रही हैं आईटी गरीदा साहिबा, मिनिस्ट्री मैं में और इसलिए दीगर आपसे ये मामलात के हवाले से, तो आप बंद करें। आपका राइट। दाएं हाथ का खेल है ये बंद करना सब कुछ। तो इसको दानियाल मैंने जिस साहब, तरह पहले हाँ, आई टेक इट अक्रॉस। बिल्कुल आपने बहुत ज़रूरी सवालात उठा दिए हैं। दानियाल साहब, आपका क्या ओपिनियन है? हुकूमत के पास क्या अब आप लोग समझते हैं कि किसी पाबंदी की तरफ जाया जाए? और एक कंफ्यूजन ज़रा दूर करने में हमारी मदद कीजिएगा बैरिस्टर दानियाल चौधरी, यू आर अ स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN। ये ज़रूर बताएं कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो आज भी असेंबली में कर रहे थे, बात कर रहे थे कि कोई वे फॉरवर्ड निकल सकता है, कुछ अभी भी कुछ कम बैक हो सकता है, किसी तरह के मुज़ाकरात हो सकते हैं PTI से। लेकिन चंद जो दूसरे वुज़रा हैं आप ही की जमात से, जैसे अता तारड़ हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता आकर पाबंदी का भी ऐलान किया है। तो एक मुख्तलिफ पेजेस नज़र आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक बड़ा कुछ सॉफ्ट सा स्टांस उनका रिलेटिवली है, कुछ आपके जो वुज़रा हैं वो बड़ा एक सख्त स्टांस रखते हैं PTI को लेकर। कुछ कन्फ्यूजन है, डिस्कनेक्ट है? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो मोना। प्लेजर, मोना, कोई प्लेजर। डिस्कनेक्ट नहीं है और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, इट्स वेरी क्लियर। लेकिन क्योंकि हम हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने बात कैसे करनी है, क्या जुबान इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से करनी है, ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम भी किसी की तरह ये कह सकते हैं कि ऐसी की तैसी कर देंगे या ये कर देंगे, लेकिन हमारी जमात की जो तरबियत है, पहली चीज हमारी तरबियत ये नहीं है और हमारा तरीका कार बात करने का ये नहीं है। जहां तक बात है इंफॉर्मेशन की, तो यस वी हैव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और मैंने जितना आज जब पार्लियामान से निकले तो मैंने यही पहली चीज ये कही थी कि अगले 24 घंटे और 48 घंटे PTI के लिए बड़े सख्त है। और वो सख्त इसलिए है क्योंकि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके हमें एक अंदिया था कि होगी, और वो क्यों होगी कि जो आपने जो इनका तरीक़ाकार वारदात रहा है, और जिस तरह ये एज वेरी राइटली सेड बाय द DG ISPR कि दे बिकम अ सिक्योरिटी थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। जिस तरह आपने इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ आप एक कैंपेन चला रहे हैं, किस तरह आप इंस्टीट्यूशंस को थ्रेटन कर अपने मकासद को अचीव करते हैं, किस तरह आप अपने जो मुखालफीन हैं उनको प्रेशर करके आप अपने हदफ अचीव करते हैं, तो दे बिकम अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। और ख़ास तौर पे जब हम एक बहुत बड़ी जंग लड़े हैं बॉर्डर्स के ऊपर, उसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस की बात करते हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं जहां हमारे रोज बच्चे शहीद हो रहे हैं, जवान शहादतें नोश कर रहे हैं, इनको क्या उनका दर्द महसूस नहीं होता? वो उन बेवाओं की आवाज ये नहीं बन सकते? उन यतीम बच्चों के जिनके वालिद जो हैं अपनी जानें दे रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर, अपना आज कुर्बान कर रहे हैं हमारे कल के लिए, क्योंकि हम मैकडॉनल्ड्स और KFC और रेस्टोरेंट्स में आराम से बैठ सकें और घूम सकें और पार्लियामान के एसियों के मजे उठा सकें, तो क्या हम उनकी आवाज नहीं बन सकते? तो आप अगर उनकी आवाज नहीं बन रहे और आप बातें करते हैं इंडिया के मुताबिक, आप बातें करते हैं अपने आम लेकिन जैसे गरीदा साहिबा ने एक चीज पिन पॉइंट की ना दानियाल साहब, उन्होंने कहा कि अब जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में है, अब आप क्या करेंगे? व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या आपकी तरफ से कोई अमली स्टेप्स होंगे? जैसे अभी तलाल चौधरी भी कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान, ऐसी भी चीज अल्ताफ हुसैन फॉर्मूला पे ये जमात चल सकती है, लेकिन इनको ये हम प्रेपोजिशन में भी आप लोग दें, तो आपका ख्याल है कि अब क्या आप करेंगे? क्या पाबंदी लगाएंगे, माइनस पे बात करेंगे? क्या आपकी तरफ से कोई अमली जामा पहनाया जाएगा इतनी बड़ी प्रेशर के बाद, इतनी तहलका? बड़ी क्लियर है कि ये चीज बड़ी क्लियर है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दिस हैज बीन, इस तरह की कभी चीज पहले नहीं हुई। और जहां तक इनके बयानी की बात है, जहां तक ये तफरीक, नफरत, जलाओ गिराओ के बयानी की बात है और पाकिस्तान को आग लगाने की बात जो करते हैं, ये जो है नैरेटिव को कोई स्पेस नहीं दी जाएगी। जो लोग इस सोच के कास्ती करते हैं या इसकी करेंगे, तो उनकी ईंट से ईंट बजाई जाएगी। आपको कोई स्पेस नहीं दी जाएगी, आपकी आवाज बंद नहीं दी जाएगी का क्या मतलब अखज़ किया जाए दानियाल साहब? आर यू बैनिंग द पार्टी? देखिए, अल्टीमेटली मुझे एक बात बताएं, अल्टीमेटली व्हाट चॉइसेस आर यू लिविंग द गवर्नमेंट विद? आप इदारों के खिलाफ बात करें, आप इदारों को तोड़ने की बात करें, आप मुल्क में आप बात करें सुबाइयत की, कभी आप सुबाइयत की बात करें, कभी आप फिरकावारियत की बात करें, कभी आप रिलीजन कार्ड खेलें, तो व्हाट ऑप्शंस आर यू गिविंग द गवर्नमेंट? यानी आप इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहे, ये जो बैन करने वाली एक सियासत जो है,
ہماری سیاست ہے ہی پوزیشن ہے سیاست. ہم کہتے ہیں بیٹھ کے, لیکن یہی عمران خان تھا جو 2 الٹی چھلانگیں مارا تھا جب الطاف حسین کو بین کیا گیا. کیوں بین کیا گیا؟ کہ فار what he said, not even 50% of what Imran Khan and his sisters and the party has been saying, not even 50%. آپ کا ایک بڑا طریقہ کار کے ساتھ ان کا ایک پورا ایک چل رہا ہے, یہ جو جھنڈ ہے نا وہ چل رہا ہے. ایک ٹویٹ ہوتی ہے عمران خان کی, اس کو این ڈی ٹی وی اور انڈیا ٹائمز پک اپ کرتا ہے, وہاں سے فارن میڈیا پک کرتی ہے. افغانستان اس کو الگ پروپیگنڈا چلاتا ہے, لوکل لیول پہ الگ پروپیگنڈا چلتے ہیں, آپ کے فوج کو کیا نام ہے اس کے خلاف الگ پروپیگنڈا چلتے ہیں, آپ کے جو سپاہ سالار ہیں اور آپ کے ہیڈز ہیں ان کے اگینسٹ الگ باتیں چلتی ہیں, اور جو انڈین میڈیا ہے وہ پروپیگیٹ کرتا ہے. مجھے بتائیں کہ آپ ایز کیا یوز ہو رہے ہیں, آپ پراکسیز یوز ہو رہے ہیں جنگوں میں. اب 5th جنریشن وارفیئر میں ڈائریکٹ جنگیں تو اس طرح رہی نہیں. اچھا, باقاعدہ پراکسی بھی آپ نے ان کو قرار دیا ہے کہ جیسے ٹی ٹی پی کو کہتے ہیں نا کہ انڈین پراکسی, تو آپ ہاتھوں میں کھیلیں گے. کافی سخت الفاظ اور جملوں کا چناؤ ہے. لیکن ابھی مونا مجھے آپ کو بتائیں, آپ اتنی سمجھدار ہیں, ابھی آپ جتنا پیار اردو کا لفظ استعمال کیا, میں نے کہا کیا بات ہے, لیکن دیکھیں کہ تو میں نے دیکھیں کہ آپ اور پراکسیز ہوتے کیا ہیں. آپ ابھی جو آج آئی ایس پی آر صاحب نے, ڈی جی آئی ایس پی آر احمد صاحب نے دکھائے, وہ آپ کھولیں, آپ کے ٹویٹس کے سیکوینس, ٹویٹ کس طرح ایک جاتی ہے, کس طرح اٹھائی جاتی ہے, ملینز آف ویورز میں کس طرح اسپریڈ کی جاتی ہے, کس طرح بھیجی جاتی ہے. تو یہ اگر if it's not done or if it's not stopped, تو مطلب where will it eventually stop? It has to, اس کے اوپر گورنمنٹ کا جو بلکہ الٹا آپ سے غریدہ صاحبہ نے یہ تقاضا بھی کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو روکیں, آپ لوگ یہ جو ایکس اکاؤنٹس ہیں, یوٹیوب ہے, اس کو آپ لوگ روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. اب میں I'll put that, یہ والا جو حصہ ہے سوال کا میں دوبارہ آپ کی طرف لاتی ہوں, لیکن غریدہ صاحبہ ایک بات ضرور فرمائیں, کیونکہ دیکھیں دوسرے طرف کا بھی جو موقف ہے وہ بھی ہمیں اس کو بڑا خاطر میں رکھنا چاہیے, اور یہ ہماری ایک پروفیشنلزم کا بھی تقاضا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی بہت زیادہ جو دیوار سے لگایا گیا ہے, اس کے بعد ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں بچا تھا, 4 ہفتے تک ملاقات نہ کروائی, اور پھر بھی وہ سولیٹری کنفائنمنٹ کا بھی جو انہوں نے ایک ذکر کیا. مطلب کیا ان کے پاس کیا اور کوئی چارہ بچا تھا؟ وہ ایجیٹیٹ ہونا ان کا فطری نہیں تھا, یا اس کو آپ کہیں کہ وہ جسٹیفائیڈ نہیں تھا؟ یہ سوال مونا صاحبہ آپ کا مجھ سے ہے؟ جی جی آپ سے غریدہ صاحبہ. میں بیٹھا ہوں. جی ارباب صاحب آپ ہیں, یہ سوری جی آپ ہیں, کیونکہ آپ فون پہ, اس لیے مجھے بالکل آپ کا وہ تھا. میں پلیز الاؤ می, میں یہ جواب لے لوں ان سے, میں آپ کی طرف آتی ہوں. بالکل, دونوں سے 2 دفعہ اور بھی پوچھیں, بٹ مجھے آخر نہیں بالکل, the stage is yours. میں آپ کو بلکہ میں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ آپ نے وقت دیا ہے. اوکے غریدہ صاحبہ, if you allow me, کیا میں ان سے پہلے سوال کر لوں, کیونکہ ظاہر ہے ان کی ٹرن ہے, بٹ I wasn't aware کہ he is with us since he was on the phone. جی ارباب صاحب, شیر علی ارباب صاحب, you first please. میں جواب دوں اس کا؟ ہاں جی ہاں, آپ you go ahead. اب اس کے بعد ظاہر ہے آپ پہ پابندی کی بھی پریپوزیشن کو ہے, وہ زیر غور رکھا جا رہا ہے. دانیال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی چوائس ہی نہیں چھوڑی ان کے لیے. آپ مجھے ذرا میڈم, you will give me uninterrupted time now. جی ضرور, بالکل. To my perspective, یا تو آپ کہیں کہ یہ سارے غدار ہیں, بس آرٹیکل 6 سب پہ چلا دو, جیسا جنرل 6 پہ چلا تھا وہ غدار قرار دیا تھا, سر ہمارے ساتھ بھی کر لیں. صرف بات یہ ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ, دانیال صاحب شاید ابھی نئے ہیں, ان کو بھی ایک دفعہ یہی اسٹیبلشمنٹ قرار دے چکی ہے, فاطمہ جناح کو بھی سیکیورٹی تھریٹ قرار دے چکی ہے. جتنے بھی سیاستدان جو آج جو ہیں سرخرو ہوئے ہیں, سب کو اسٹیبلشمنٹ سیکیورٹی تھریٹ قرار دے چکی ہے. تو عمران خان کو قرار دینا یہ کوئی ایسی کوئی عجیب بات ہے نہیں. دوسری بات, 2 چیزیں مکس ہو رہی ہیں. کبھی بھی پی ٹی آئی نے افواج پاکستان جو ادارے ہیں, جو محکمے ہیں, محتاط ڈیفنس کے اور ساروں کے, کسی کے خلاف ایز اے محکمہ اور ڈپارٹمنٹ ہم نے ان کے خلاف کوئی میلیشیس کمپین نہیں چلائی. جب یہ جنگ بھارت کے ساتھ ہوئی اس وقت بھی فلور پہ ویئر اٹ میٹرز, ناٹ آن ٹویٹر اور پریسز, ہم نے ان کو کیا, ہم نے ان کو یہاں تک ہم نے ایئر فورس کو بھی سراہا. ایئر فورس کی جو ڈی جی ہے ایئر فورس کے, ان کو ایئر چیف پروفیشنلزم کو بھی سبھایا. ایئر فورس کے نہیں, ایئر چیف, جی, the way he conducted himself and the way ہم نے کہا کہ جی جب پروفیشنلی اپنے آپ کو افواج اور ایئر فورس کنڈکٹ کرتے ہیں تو دے گیٹ پریز, ان کو لوگوں کو وہ ملتے ہیں. سو یہاں بات اس کی نہیں ہے. آپ ذرا ایک تو یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس, اٹ واز این ایکسٹریملی پولیٹیکل پریس کانفرنس بائی اے یونیفارمڈ آفیسر. یہ انفارچونیٹ ہے, اس کی طرف نہ کوئی جا رہا ہے نہ اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کائنڈ آف لینگویج دیٹ ہی یوزڈ. پھر آپ
پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سے کیا گلا کرتے ہیں؟ یہی جو لیکن پہلے شروعات شیر علی ارباب صاحب وہ کہتے ہیں کہ لیٹ می فنش دس، عمران خان صاحب کی ٹویٹر اس سے ہوئی نا، آپ ہی کی ٹرن ہے، آپ یو پلیز گو اہیڈ، اسی کو اپنے جواب میں ہی سمیٹ لیں۔ ان کو تو وہ 19 گریڈ کے جو انٹیلیجنس افسر ہے ان کو تو ملاقات ہی نہیں کرنے دے رہے، نہ پروونشل گورنمنٹ کی سنتے ہیں نہ فیڈرل کی سنتے ہیں، ان کو تو ملاقات ہی نہیں کرنے۔ لیکن جو ایور اگر کوئی ٹویٹ کر بھی رہا ہے ہم اس کو جو کنڈیم کر رہے ہیں، تو لک ایٹ دی لینگویج دیٹ گورنمنٹ سرونٹ یوزڈ، وہ تو ہی ریپرزینٹس دی گورنمنٹ اینڈ دی آرمڈ فورسز۔ ہمارے ہاں تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر سے وہ غلط بات کر جاتے ہیں جس کو ہم کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ شیر علی ارباب صاحب یہ بہت اچھا پرسپیکٹو ہے۔ نہیں سنیں آپ کیا اس کو انڈورس نہیں کر رہے، وہ جو خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ٹیوزڈے کو ٹویٹ ہوئی ہے عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کے بعد، جس میں ذہنی مریض وغیرہ پہلے وہاں سے کہا گیا؟ نہیں خان، دیکھیں میڈم، allow me to speak, don't put، جی پلیز، وہ کہتے ہیں نا وہ نہ کریں، مجھے وہ نہ کریں۔ جو پریس کانفرنس انہوں نے آج کی ہے اٹ از unprecedented in the way the words that he has used, the kind of جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے unbecoming، کی کوئی اور ملک ہوتا تو ان کے اوپر ہی کاروائی ہوتی کہ یہ بھی سرکاری افسر اوکے اس طرح کی کوئی زبان استعمال کرتا ہے۔ مکس یہاں کیا ہوتا ہے؟ مکس یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے فورسز کے اور پولیس کے اور باقی محکموں کے شہدا ہیں ان کو بیچ میں لایا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کی توہین کی۔ کبھی بھی پی ٹی آئی میں کسی نے، بیکاز ہم سب پاکستانی ہیں اینڈ پی ٹی آئی ہیپنس ٹو بی دی لارجسٹ لیجیٹمیٹلی الیکٹڈ پولیٹیکل پارٹی، باقی پارٹیاں وہ رات کو جو ہے انٹیلیجنس والے دوڑ کر کے فارم 47 کی رزلٹ آگے پیچھے وہاں سے ہی پھٹا ہوا نا، ایشو وہاں سے ہی خراب ہوا ہے نا۔ 8 فروری کو جب جس طرح ریزلٹس بدلے ہیں، جس طرح 130 کا ریزلٹ بدلا گیا ہے، اگر جویا نہیں تو وہ ڈز دیٹ جسٹیفائی دس کہ شیر علی ارباب صاحب کے یہ جو ٹویٹس ہوئیں ٹیوزڈے کے روز عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات کے بعد، وہ جسٹیفائی ہو جاتی ہیں؟ یہی طریقہ ہے پھر تو یہ نواز شریف صاحب بھی جب کرتے تھے تنقید تو خان صاحب تو الٹا پلٹ کے نواز شریف صاحب پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اور سب سے ڈیموکریٹک جنرل ہیں۔ سیاستدانوں کے پاس اگر غلط ہو یا ٹھیک ہو ان کے پاس پیش ہوتی ہے، سرکاری لوگوں کے پاس اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ریاست کے محتاط ہوتے ہیں۔ جتنے بھی یہ ادارے ہیں نا یا محکمے ہیں they serve the state۔ OIC یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب، I got your point، آپ کہہ رہے ہیں وہ چونکہ سیاسی وہ شخص ہیں تو وہ ان کو یہ الاؤڈ ہے، لیکن آرٹیکل 7 میں ہے کانسٹیٹیوشن، دیٹ از دا اسٹیٹ، the federal government, the parliament, the provincial government, the provincial assembly, any authority that can levy assess، یہ سارے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ ان کے افسران کو احتیاط برتنی چاہیے اپنے الفاظ کے چناؤ میں، اور جہاں تک ثبوت کی بات ہے ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی کمیشن بنائے، اور جو یہ ابھی جو صحافی صاحبہ نے کہا ہے وہ کرے نا۔ فوری بریک کا کہا جا رہا ہے ناظرین، امیڈیٹلی بریک کی طرف پڑھتے ہیں، ویل بی بیک، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، کوائٹ مینی ٹاکنگ پوائنٹس ٹو غریدہ صاحبہ فرسٹ۔ غریدہ صاحبہ یہ بتائیں کہ ابھی اچھا رائٹ اوکے، آپ دانیال صاحب اف یو کین پلیز اس کو آپ ذرا بتائیں شیر علی ارباب صاحب کو۔ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے وہ تو پولیٹیشین ہیں، وہ ان کے پاس لیوریج ہے، وہ جو مرضی بات کر سکتے ہیں، لیکن یونیفارمڈ آفیسرز ان کے لیے یہ لیوریج نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک بڑا انہوں نے ایک ڈسٹنکشن ڈرا کی ہے۔ اور مجھے ان سے بہت زیادہ پیار ہے، لیکن ارباب صاحب پتہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہیں پیروکار اسرائیل والوں کے۔ اسرائیل والے جب اپنی کہانی سناتے ہیں نا تو وہ جب 100 آگے جہاز گرے تھے نا ادھر، اور جب انہوں نے حملہ کیا اسرائیل پہ، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ارباب صاحب کی یادداشت 2018 کے الیکشن تک سے پہ شروع ہوتی ہے۔ کوئی ان کو یاد کرائے کہ 2024 کے الیکشن 2018 میں یہ ایک ٹانگا پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے تھے، 4 سیٹیں جن کی تھی نہیں، نہ ان کو سیٹیں جیت سکتے تھے۔ ان کو ہمارے 66 لوگوں کو فورس کیا گیا ٹکٹس واپس کرنے کے لیے۔ 77 کینڈیڈیٹس وہ ٹکٹ ہولڈرز ور فورس ٹو ریزائن۔ ان کی جماعت تب بنی، اور پھر ہماری جیتی ہوئی سیٹ، جہاں میں اپنی سیٹ کی بات کروں، میں نے 1,40,000 ووٹ لیا اور 70,000 والے کو جتوایا، اور اسی طرح کراس دا بورڈ آپ نے جتوایا۔ آپ کی یادداشت کو کیا ہو گیا بھائی؟ اس کو کہتے ہیں لا آف نیچر، جو کرتے ہو نا پھر آپ کے سامنے آتی ہے۔ آپ وہی جماعت کی آپ کی رہنما ہیں جو آپ کہتا ہے میں ان کے اے سی بند کر دوں گا، ان کو کیا مسئلے ہیں، میں ان کے تالے لگا دوں گا، ان کے پنکھے اتروا دوں گا۔ بھائی ہم تب بھی کہتے ہیں مفاہمت، تھوڑا سا آپ کی اپنا غرور، یہ تکبر، اس کو ختم کرو، خدا خوفی کرو۔
आज भी अगर इनका गरूर और तकबर नहीं खत्म होता, जो केपी के बच्चा शहीद होता है, जो जवान शहीद होता है, क्या हमें जब दर्द होती है तो इनका बच्चा नहीं है वो? जब अगर वो बच्चा शहीद हो रहा है, पाकिस्तान के लिए जान दे रहा है, तो हम पहले उसकी बात करेंगे या दहशतगर्द की बात करेंगे? हम ये बात करेंगे कि दहशतगर्द से हमने किस तरह मुज़ाकरात करने हैं, इसके बाद मैरियट और सेरीना में उनको किस तरह बैठ के खाना खिलाकर उनके साथ मामलों का हल करना है, या हम उस बच्चे की आवाज बनेंगे, हम उसके श्रोताओं उस बताएं जी शेर अली अरबाब साहब, क्वाइट मेनी एक्यूजेशंस आपकी थोड़ी मेमोरी भी जॉग डाउन करवाई है 2018 तक। मैं गरीदा साहिबा का भी व्यू पॉइंट जरूरी है, लेकिन आप इस पे जवाब दे दें प्लीज, ये आपके ऊपर डायरेक्ट बात है। अभी भी अजहर खान का केस अभी भी है, जिसमें एक इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर इल्जाम था कि इन्होंने आईजीआई के ऊपर किया था, एंड दैट वाज मियां नवाज शरीफ साहब। तो उसके बाद अगर वो बॉर्न अगेन पॉलिटिशियन और डेमोक्रेट बन गए हैं तो यादाश्त इनको भी जरा रिफ्रेशर की जरूरत है। जिस घड़े में वो पहले गिरे थे उसी में जान की तीसरी दफा खुद गिर गए हैं। एक बात इन्होंने बात की कि इजराइल की, तो कम अज कम ये इल्जामात जो है हम लगे हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, हमने भी सियासी गलतियां की हैं, लेकिन इन्होंने तीन दफा की हैं, और ये अभी भी जो गड़ा खोद रहे हैं, जब ये इसमें खुद गिरेंगे तो फिर इनके साथ इनका और भी बुरा होगा। इन्होंने भी कहा ना कि जी हमारी जीती हुई सीटें किसने किया था? क्या पीटीआई वाले आए थे, उन्होंने बक्से आगे पीछे किए थे? किसने किया था? ये मुझे बताएं किसने किया था? मैं तो बताता हूँ, हमारे रात को पेशावर में इंटेलिजेंस वाले आए, दे शिफ्टेड हमारे जो तैमूर झगड़ा है इस तरह। आप 2018 में कह रहे हैं कि ये शेर साहब के ये सारा कुछ उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने किया था? मैं आपको नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 में तो मैं गवाह हूं, मेरे सामने हुए थे। तो इनके साथ जो हुआ था ये भी बताएं कि किसने किया था इनके साथ, इनके साथ किसने किया था। तो ये तो कहते हैं, वो आपको याद है ना, वो गुजरावाला वाली स्पीच में कहा था मियां साहब ने कि जी बाजवा साहब आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना बाजवा साहब। दूसरी इन्होंने कहा कि जी दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात, नेशनल पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी फॉर्म हुई थी, कैसर साहब ने की थी। उसके बाद 2 मीटिंगें हमारे टेनोर में हुई, 1 या 2 मीटिंगें हमारी जब हुकूमत गई तब भी हुई। उसमें यही वो वाली आर्मी चीफ और DGI हमें प्रेजेंटेशन देते थे, इनके लीडरान भी बैठते थे, सब होते थे कि जी 95% जो है राइट, ठीक है। ये अच्छा, दिस इज अ पॉइंट, ये क्योंकि कहते हैं कि जो वापसी हुई है, रिपैट्रिएशन हुई है तालिबान की, वो 2022 में PMLN दौर में हुई है। तो थैंक्स अ लॉट शेर अली अरबाब साहब आपके तमाम तर पर्सपेक्टिव्स के लिए। इस पॉइंट पे भी हमारे साथ तशरीफ फरमाए जनाब शफी जान साहब, मुशीर इत्तलात और नशरियात हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। वेरी वार्म वेलकम आपको शफी साहब PTI से। गरीदा साहिबा, ये वाली बात पे आप अगर जवाब दे पाएँ या आपका एक पर्सपेक्टिव आ पाए कि जो कुछ किया उसके बाद ये मामला दरअसल 2024 में 25 में शुरू हुआ, और आपने इससे पहले कहा कि चले इनकी थोड़ी बहुत फॉलोइंग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो जाता कि ये जो मर्जी कहते फिरें, बल्कि आपने बकवास का भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया यूट्यूबर्स के लिए बाहर बैठे हुए। तो वो कहते हैं हमारे भी तो मैंडेट की फिर आप वो करें ना, रिस्पेक्ट करें। दे क्लेम कि हमारी तो 90% तक हमारी नुमाइंदगी है। अलीमा खान साहिबा ने, आपको पता है, यल्दा हकीम के साथ ये क्लेम किया है कि 90% जो आबादी है उसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो खान साहब हैं। देखिए 90% क्या, वो अगर 190% कह देती तो उसमें क्या शक रह जाता, उसमें क्या डिबेट हो सकती है इस किस्म के बयानी से। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर। जो इलेक्शन कमीशन के इस वक्त रिपोर्ट भी है, ज़िमनी इलेक्शन में भी आपने देख लिया, खासतौर पे हरीपुर का इलेक्शन अभी तक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका जवाब देने से अभी तक कासिर है। लेकिन आपका सवाल, देखिए हम एक सहाफी, हम सबका मौकिफ और सबकी सूरत हाल फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखेंगे। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि उनका मैंडेट है, बट दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। अगर आप अपने सियासी मैंडेट का एहतराम मांगते हैं तो फिर दूसरों के सियासी मैंडेट का भी एहतराम करें। DGI-SPR ने भी कहा कि जी आपके नजदीक अगर आपकी हुकूमत है तो जमहूरियत है, आपकी हुकूमत नहीं है तो आमरीयत है। ये सोच नहीं होनी चाहिए, इस सोच को तब्दील होना चाहिए। असल तब्दीली यहां से आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपका मैंडेट, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में बता दीजिए कि कितनी पिटीशंस, 190 सीट्स का क्लेम था ना, 190 सीट्स में से 90 एप्लीकेशंस भी इलेक्शन कमीशन के पास 2024 के इलेक्शंस के हवाले से नहीं गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो या तो सबूत सारे के सारे लेके जाएं और फिर वहां पर बात करें। दूसरी बात है कि अगेन आपका मैंडेट पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आप भी ताबे हैं, मैं भी ताबे हूं, DGI-SPR भी ताबे हैं। तो आप अगर सियासी मैंडेट को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह की ट्वीट्स हुई, अभी जो लास्ट ट्वीट है जो DGI-SPR ने दिखाई भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोना साहिबा आप पूछिए तमाम PTI वालों से कि क्या वो उसको एंडोर्स करते हैं?
अगर एंडोर्स करते हैं तो ऐसी सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं हो सकती, अगर एंडोर्स नहीं करते पूछ तो लेते फिर हैं आपका शफी जान सियासी साहब, आप मंदिर। एंडोर्स करते हैं जो खान साहब की मैंने retweet सियासत किया। इवन वो हमारी कहते हैं मैं तो रीट्वीट भी किया है। जी सॉरी, वो कह रहे हैं मैंने तो रीट्वीट भी किया है, शफी जान साहब। कौन कह रहे हैं? अब उनका तो शफीउल्लाह खैर मैं जान जवाब साहब। नहीं दे सकती, वो उसको जी। बेहतर समझता है, लेकिन क्या आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डीजी आईएसपीआर की वो भी उसको एंडोर्स करते हैं? आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो सवाल ही आना चाहिए था ना। दानियाल साहब तो कह रहे थे कि जब माइनस अल्ताफ हुसैन हुआ तब खान साहब बहुत खुश हुआ करते थे, उन्होंने उछलने का लफ्ज इस्तेमाल किया था बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने, कि बहुत उछला करते थे, खुश हुआ करते थे। अब यही माइनस खान साहब की तलाल चौधरी साहब ने भी अंदिया दिया है, अभी दानियाल साहब ने भी अंदिया दिया है। टफ टाइम्स और मुश्किल बढ़ती जा रही है पीटीआई के लिए। इनकी ख्वाहिश हो सकती है माइनस इमरान को, इससे पॉसिबल नहीं है, ये इनकी ख्वाहिश है कि माइनस इमरान, क्योंकि देखें कल की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा ले जो वफाकी वज़रा ने किया जी, आज DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें एक बात मुश्तरका थी, इमरान खान। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही थी। दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडियाला में कैद जो हमारा शेर है उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। तो ये चीज़ इनको इनकी ख्वाहिश हो सकती है माइनस इमरान। देखिए ये तो पहले भी कहते थे कि जी इमरान खान शेर पे वैसे ठप्पा दानियाल साहब का है नहीं वो शेर तो उनका इंतखाबी निशान है। वो शेर को टप्पा भी नहीं पड़ रहा ना, मसला ये है कि ये टप्पे वाले टप्पे से भी गुजर गए हैं। देखिए बात ये बड़ी सिंपल सी है मोना साहिबा के दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें मायूसी हुई है। जिस तरीके से देखिए DGISPR साहब कहते हैं कि जी हमें सियासत में दूर रखा जाए, लेकिन बदकिस्मती से उनकी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो तमाम सियासती थी, सिर्फ इमरान खान ही था, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही था, सिर्फ सोहेल अफरीदी ही था। और जो ज़बान सोहेल अफरीदी के बारे में उन्होंने इस्तेमाल की, ये हम समझते हैं कि ये पूरे पख्तून की, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की बेइज्जती हुई है। जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे के लिए, और जो बार बार उसने एक चीज़ पे एम्फसाइज़ किया है, तो इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी पख्तूनख्वा से। ये बात बड़ी क्लियर है और बात बड़ी सिंपल, बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। नहीं वो देखिए जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किया है, खुदा न खास्ता कोई भी, हम 3 यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, आप बैठी हुई हैं, हम वो अल्फाज मीडिया पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो सोहेल अफरीदी साहब का मैं अर्ज करूं, वो कहते हैं कि हमने वो जो बयान था पहले उनका आया था ना, वो मसाजिद में कुत्ते बांधने वाला, तो वो देखें फिर वो बयान तो ठीक वो था, भी तो चला ना हर जगह, तो वो बयान तो देखें आप कैमरा जाएं और वो वहाँ भी पे, यही खराब अल्फाज थे ना। नहीं तो उनके बारे में तो नहीं थे ना, किसी एक बंदे को तो एड्रेस नहीं किया गया था उस बयान में। हाँ, इस इदारे को तो किया गया था, आपने पूरे इदारे को उसमें नहीं इदारे को भी नहीं किया था, आपने कहा नहीं 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 उसमें इदारे को भी नहीं किया गया था, एक हकीकत बयान की गई थी, इदारे को तो किसी ने टारगेट नहीं किया। तो रियली आपने कहा कि यही लोग बांधते हैं मसाजिद में, ये इससे बढ़ की चीजें होती हैं। आप कैमरा लेके जाएं वहां के लोगों से पूछें, तो ये टारगेट करना नहीं ये हुआ। बयान तो हमारे MNA इकबाल अफरीदी ने फ्लोर पे ये बात की है, हमारे कबाइल की वीडियोस पड़ी हैं। आप कैमरा लेके जाएं वहां की हकीकतें लोगों को बताएं तो आप कानों को हाथ लगाने पे मजबूर हो जाएंगी। लेकिन जो अल्फाज आज DGISPR साहब ने इस्तेमाल किए हैं उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी इस पे। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया को भी कि जो सोशल मीडिया पे इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो बहुत अहम मुतालबा और बड़ा मुतालबा दानियाल साहब आपने सुना, तो आप तो सूबाइयत कार्ड का इनको आप ब्लेम कर रहे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल एक अलग सूबे को रिप्रेजेंट करते हुए वो एक बिल्कुल नहीं, हम कोई अलग सूबा मुंह बने, पाकिस्तान हमारी ईमान का हिस्सा है, इसी पाकिस्तान का पहले कह रहे थे आप सूबाइयत कार्ड खेलते हैं, मैं इसलिए उनसे इसी उससे पूछा। जी दानियाल साहब, क्या इतने बड़े मुतालबे पे आपका फिर जवाब, और आपने तो अभी इवन बैन करने की भी जो एक पॉसिबिलिटी है आपने उसको रूल आउट नहीं किया कि PTI बैन हो सकती है। साहब जी देखिए आज दानियाल साहब से पूछ लेते हैं, वही बात, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जी राजन की अपने आप रेक्टिफाई करें, चीजों को ठीक करें, चीजों को सीधी सिमत में लेकर जाएं, ये फिर वही बात करते हैं। ये इनका माइंडसेट, ये आज क्या अच्छा होता ये कहते यार कि ठीक है कि जो बच्चे शहीद हो रहे हैं जवान वो हमारे हैं, जो बच्चे वहां हमारे हैं जवान जो शहीद हो रहे हैं हमारे फोर्सेस के जितने नहीं। बैरिस्टर साहब आपकी चीज एक और क्लियर कर दूं, आप पता नहीं किस उसमें पड़ी हुई है, बोले ना यार आप अपने टाइम में बोले ना, जो 90 जो शहदा हुए हैं उसमें 90% जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हैं, चाहे वो फोर्सेस के हो चाहे आम अवाम हो, दोनों हमारे हैं। दानियाल साहब, लेकिन ये ओनरशिप कहते हैं दीगर जगहों पे भी नजर आए ना। अगर ये अपनी इन्होंने जो बात करनी है या आप उनको टाइम देके अपनी बात कर लें, मैं सही हुआ। जी दानियाल साहब, योर टर्न, पार्ट ऑफ दिस के बीच मुझे काटेंगे, योर टर्न। देखिए आप ये अगर माफिया मांगने के बजाय, और कौन माफिया मांगेगा, ये कहते हैं कि हमारे हैं, ये कहते हैं कि वो बच्चों के ऊपर जो उनके मुजस्मे जिसने जलाए हम उनके खिलाफ हैं, ये कहते हैं कि हमारे जो शहीद हो रहे हैं, जो उनके ऊपर अफगानिस्तान से जो हमले कर रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं, हम अपने अफवाज के साथ खड़े हैं, हम अपने अफवाज के बाजू हैं।
हम पाकिस्तान के अफवाज के बाजू हैं, हम इंडिया के अफवाज के साथ ही, मैंने पहले भी कहा कि आपके मुल्क में दो अफवाज नहीं हो सकती, या आपकी अपनी अफवाज हो सकती है या दुश्मन की अफवाज हो सकती है। आप कहें हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, हम गजा और उनसे इसलिए बेहतर है कि हमारी अफवाज साथ खड़ी है। ये आज ही माफियों की बात करते हैं कि कौन माफी मांगेगा, इनसे क्या वो कहते हैं क्या पिद्दी का शोर, इनसे माफिया मांगेंगे यार। राइट नाज़रीन, वक्त अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन जाहिर है शफी जान साहब से हमारी लेट ये बात हुई, वरना बहुत इसमें कई सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं और each of the question deserves an answer, लेकिन इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में। थैंक यू टू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।